निज भाषा उन्नति है सब उन्नत कर मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, अगला हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने आ चुका है। फटाफट से हो जाइए तैयार, करते हैं एकदम ताबड़तोड़ डेली की तरह। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट में इसको खत्म कर लिया जाएगा बढ़िया तरीके से, और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 100 से ज़्यादा वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोग उसको फ़ायदा लीजिए, उससे ढेर सारा कंटेंट अपना तैयार कीजिए। हिंदी है, जीके है ना, और डेली करंट अफेयर की भी मैं ट्रिकी वीडियो डालता हूँ, तो आप पढ़िए को मन लगा के। बहुत सारा कंटेंट है। मुझे लगता है कि आप हिंदी और जीके अगर पूरा मेरा अच्छे से रिवाइज करके अपना पेपर देने जाएंगे, जहाँ पे हिंदी पूछी जानी है, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं ना। तो अब क्या ही अपनी तारीफ अपने मुँह से करूँ, आप लोग पढ़िए, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, खुद ही पता चलेगा क्या चीज़ पढ़ाई गई है ना। तो चलिए कम ऑन, 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कान भरना मुहावरे। मुहावरा आपको बताना है इसका क्या अर्थ होता है, काफ़ी आसान है। कान भरना का क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना, बहुत बोलना, बकवास करना है, चुगली करना। तो ऑब्वियसली चुगली करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कान भरना मतलब होता है चुगली करना, बहुत आसान सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा 62 लिखा है, धरती पर पैर ना पड़ना। ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत आसान है। बहुत खुश होना, विनती करना, कल्पना करना या खुशामद करना। लेकिन ऑप्शन ठीक दिए हैं, है ना। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन ऑप्शन थोड़े टाइट हो गए, है ना। बताएंगे तो भाई बताएंगे, धरती पर पैर ना पड़ना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो बहुत खुश हो जाना, इतने खुश हो जाना कि मतलब बस हवा में उड़ते रहना, धरती पे पैर ही ना पड़ना, एकदम खुश हुए पड़े, है ना। देख लेना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत खुश होना। अगला क्वेश्चन है 63, देख लो भाई, ठीक है ना। हाँ, धरती पर पैर ना पड़ना, विनती करना, कल्पना करना, बहुत खुश होना, तो ठीक बात है, कोई समस्या नहीं ना। बहुत खुश होना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। जहां पहुंचना कठिन हो, चलिए भाई बताइए, जहां पहुंचना कठिन हो। आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है। कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दुर्गम, बोलते हैं दुर्गम। हाँ, दुर्गम होता है जहां पहुंचना पे कठिन हो, ठीक है। जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम होता है, और दुर्लभ होता है जो बहुत कम हो, बहुत कम हो। जैसे बोलते हैं गूलर का फूल होना, तो क्या होता है? दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम बार होता है ना। दुर्बल तो समझते हो, कमजोर के सेंस में होता है। और दूभर, मुझे लगता है कि ये तद्भव शब्द है, दुबले का दूभर बोल सकते हो, हाँ, या फिर गलत शब्द लिखा हुआ है। अगला देखेंगे 64, चलिए भाई 64 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 60, अब बहुत ज्यादा मेरे गले में आज परेशानी हो रही, बोल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल ना, तो थोड़ी देख लेना, अपना वॉइस की थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, भारत की प्राचीन भाषा क्या है, आपको ये बताना है। तो भारत की जो प्राचीन भाषा है ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। इसको देववाणी कहा जाता है ना, देववाणी, तो संस्कृत हो जाएगी। हिंदी की जननी भी कहा जाता है ना, हिंदी की जननी पूछेगा कौन है? संस्कृत है हिंदी की जननी। और तो समझना भाई, यहाँ पे इसका जो सही जवाब है, भारत की प्राचीन भाषा पूछेगा तो संस्कृत हो जाएगा, एकदम आसान बात है ना। नेक्स्ट बताना है, ओके, नेक्स्ट बताइए 65 नंबर क्वेश्चन। ये बता दीजिए कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा जो है, देख लो ब्रज भाषा कैसे लिखा जाता है, ब्रज देख लो ना, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा। तो काफी आसान है, ब्रज भाषा कैसे प्रसिद्ध है। 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा 65 का सही जवाब। चलिए भाई, अब आपको 65 में बताना था कि ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। तो आप सबको पता होगा कि भक्ति काल में जो है, जो भी लेख लिखे जाते थे, वो सारे लेख कौन सी भाषा में होते थे? ब्रज भाषा में होते थे। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्य की भाषा हो जाएगी। अपने राज्य की भाषा तो हिंदी, आप सबको पता ही होगा, है ना। राजभाषा क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। और अपने राष्ट्र की तो कोई भाषा है नहीं, राष्ट्र की तो कोई भाषा नहीं है, तकनीकी भाषा बिल्कुल नहीं है, कोई कंप्यूटर की भाषा थोड़ा है जो तकनीकी भाषा होगी, एक ऐसी है ब्रज भाषा, अपनी काव्य की भाषा है ना। देख लेना भाई। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। 66 की बात करें, सत्याग्रह, आपको बताना सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 66 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, सत्य धन आग्रह। गांधी बाबा कहते थे सत्य के लिए आग्रह करो। गांधी जी क्या कहते थे सत्याग्रह में? सत्य के लिए आग्रह करो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सत्य धन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला बताइए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, और बताएंगे। और यहाँ पे अगर संधि पूछे क्या है तो बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पे देखो, सत्य में आ निकल रहा है और यहाँ पे आग्रह में भी आ निकल रहा है। तो देखो, अगर एक ही टाइप के जो है स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि बनती है, क्योंकि ये भी एक ही टाइप का, मतलब देखो ये भी स्वर है,
ये भी स्वर है और दोनों एक ही टाइप के हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो चाहे छोटा बड़ा मिले, चाहे बड़ा बड़ा मिले, चाहे छोटा छोटा मिले, कुछ भी मिले, अगर एक ही टाइप के मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 67 का ए हो जाएगा भाई, बही धनकार हो जाएगा। बहिष्कार का यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। 2 पॉइंट मिलेंगे तो क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और आप सबको पता ही है कि भाई संधियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो बहिष्कार में जहां पर ये 2 ऐसे करके मिल जाए आपको समझ जाना विसर्ग संधि होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान आपको भरना, भाई बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कर दीजिए फटाक से रिक्त स्थानों की पूर्ति। बताइए क्या लिखा है? हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि भाषा के डैश से विचार प्रकट किए जाते हैं। तो भाषा के माध्यम से विचार, एकदम आसान बात है। भाषा के माध्यम, भाषा तो माध्यम ही है ना, विचारों के प्रेषण की का क्या है? विचारों के प्रेषण का माध्यम है भाषा, तो माध्यम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 69 नंबर। यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरना है। भारत एक स्वतंत्र डैश देश है, बताएंगे क्या है स्वतंत्र? भक्त, पुजारी, सहिष्णु या फिर प्रिय। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 69 एकदम आसान है, चुन्नी लाल क्वेश्चन है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे स्वतंत्रता लिखा है ना, तो भारत एक स्वतंत्रता प्रिय देश है। कैसा है? स्वतंत्रता प्रिय देश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर से रिक्त स्थान भरना है, छोटा कर थोड़ा बताएंगे। हाँ चलिए बताइए, फिर से आपको रिक्त स्थान ही भरना है। यहाँ पे बताना है कि मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी डैश महिमाशाली है। बताइए, मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी डैश महिमाशाली है। बहुतेरी, अतीव, अधिकतर, अधिकाधिक। आसान है, बहुत आसान, ऑप्शन बहुत आसान है। बताएंगे 70 का क्या हो जाएगा? 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे? तो देख लो भाई, ऑप्शन डाल के थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, ऑप्शन थोड़ा टाइट कर दिया। तो अतीव हो जाएगा, इसका मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत है ना। तो जन्मभूमि की तरह मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी अत्यंत महिमाशाली है, अतीव महिमाशाली। अतीव का मतलब होता है अत्यंत, और अत्यंत का मतलब क्या होता है? बहुत होता है, आप सबको पता ही होगा, कोई समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे, देशज शब्द बताना है। देशज, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देख लेना भाई, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मैं बहुत बार रचना, आप देखोगे रचना 3 अक्षर का तो नाम ही है, 1 2 3। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़, फिर से बोल दे रहे हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये रचना के आधार पर 3 होते हैं। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये होते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान रखना, पूछ रहा है बताओ देशज शब्द कौन सा दिए गए? पाखी, चिरई, परिंदा, विहग। बताएंगे 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम आसान सी बात है, अपना देसी टाइप का लग रहा है, चिरई बोलते हैं ना, चिरई। 72 देखेंगे, देशज शब्द आपको बताना है। फिर से नारिकेल, ढाक, कुई, ठोकर। तो बताएंगे 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुई हो जाएगा, कुई। हाँ, जो फालतू टाइप का शब्द है आप देख के ही जान जाओगे, पता नहीं कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, कोई जानता नहीं है ना। और देशज की ये परिभाषा होती है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ अता पता ना चले उनको देशज बोलते हैं। हाँ, हम लोग भाई निराले इंसान है ना। बताएं, कुछ भी, कोई सा भी शब्द, कई बार तो जानते हो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश की धज्जी बिगाड़ते हैं, कहते हैं अंदाजीफिकेशन, अंदाजीफिकेशन। मजबूतनेस, भाई साहब मजा आ जाती है, मजबूतनेस, सोचो जरा क्या खतरनाक इंग्लिश है ना। तो ऐसे ही पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गया, किसने बोल दिया पहली बार। देशज शब्द फिर से बताना है। बताइए, मेघा, ओला, घाम या उमस। तो बताएंगे देशज क्या हो जाएगा? 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाम हो जाएगा। घाम जो है देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, जो दंड पाने योग्य हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जो दंड पाने योग्य है, बताएंगे। तो भयानक, दंडनीय, अकिंचन या जीवट, जो दंड पाने योग्य हो। बताएंगे 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, चुन्नी लाल क्वेश्चन ना। नेक्स्ट चलिए भाई, अगला 75 क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये सब पढ़ लेना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कभी मत करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। बताइए। तो भाई चलिए कम ऑन,
यहाँ पे पूछा था 75 नंबर क्वेश्चन हो गया था, उपमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना था। तो उपमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाद, मिलन, तुलना या सादृश्य, सॉरी मिलान लिखा ना, तो बताएंगे बिल्कुल खाद हो जाएगा, क्योंकि मिलान मतलब होता है एक तरह से तुलना के सेंस में यूज करते हैं, उपमा के सेंस में तुलना सादृश्य हो जाएगा। तो 75 को जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 लिखा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ये भी काफी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी, दमड़ी मतलब पैसे के सेंस में यूज करते हैं, चमड़ी तो आप समझते ही हो, मतलब किसी आदमी की चमड़ी छिल जाए लेकिन दमड़ी न जाए, खर्च ना होने पाए, इसका मतलब है बहुत ज्यादा कंजूस आदमी, मक्खी चूस आदमी, एक नंबर का कंजूस आदमी ना, ये बताना है। अगला क्वेश्चन 77 में आपको बताना है, मोम सा तन खुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। बताना भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखो उपमा तो होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है, उपमा तो होने वाला है, तुलना हो रही है, लेकिन उपमा में भी क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा, लुप्त उपमा होगा, रश्नोपमा होगा या मालोपमा होगा। तो ये बताना भाई 77 का सही जवाब क्या होगा, बताएं 77 का सही जवाब क्या होगा, कम ऑन जल्दी से बताइए। 77 का सही जवाब, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे, हम लोग किसी दिन पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तो बस आप एक चीज ध्यान रखना कि जो अलंकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, शब्द और अर्था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैं अलंकार की एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक से बनाऊंगा, बहुत जोरदार बनाऊंगा। अभी फिलहाल तो सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊंगा वर्णमाला से संबंधित ना, वर्णमाला, और इससे जबरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक ट्रिक वाली ना। देखेंगे इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ ना, इस पर किस शब्द की वर्तनी आपको बताना शुद्ध है, ये बताना शुद्ध बताएंगे। तिरस्कार, या फिर देख लीजिए इसमें आसानी से बता सकते हैं 78 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 78 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं, तिरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 79, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा, ये बताना है। खगेश, पक्षीनाथ, जातवेद या मधवा। मधवा किसका होता है, मधवा तो इंद्र का होता है ना, मधवा किसका है, इंद्र का है, इंद्र का पर्यायवाची मधवा ना। बताएं भाई गरुड़ का पर्यायवाची क्या होगा। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, खगेश हो जाएगा। खगेश का मतलब होता है खगों का राजा, है ना, खगेश, तो गरुड़ हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एसएससी जीडी देना देख लेना, एकदम भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये ना, ऐसा क्वेश्चन आपसे मिलने वाला है परीक्षा में। पूछ रहा जब करता एक काम करके तुरंत दूसरा काम उसी क्षण, है ना, जब करता एक काम करके, जस्ट वेट, जब करता एक काम करके तुरंत उसी समय दूसरा काम करना स्टार्ट कर दे, हाँ, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी। आंसर नंबर सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी, मतलब पूर्व में ही एक काम हो चुका है, उसके तुरंत बाद दूसरा काम चल गया है, ऐसे काम को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, ऐसी क्रिया को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओके जी, तो ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। देखिए 12 मिनट में लगभग इसको मैंने खत्म कर दिया, बहुत तेजी से खत्म होता है, जबरदस्त प्रैक्टिस है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और खूब सारा कंटेंट तैयार कर लीजिए, है ना। बढ़िया से परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आइए, आनंद आ जाए, और इस बार होली को खतरनाक तरीके से आप मनाइए अपने ज्वाइनिंग और सिलेक्शन के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।